राम राम सा मेरे सभी भाइयों को जो राजस्थान से हैं, मेरी बहनों को जो राजस्थान से प्रिपेयर कर रही हैं, आप सबको घनी खम्मा। और मैं विनीत पांडे इस वक्त आपके आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड आपसे बातचीत करने के लिए आपके सामने मुखातिब हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं खुद हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी परिवेश में पला बड़ा और आगे आया हूँ। और मैंने वहाँ की पढ़ाई देखी है, सिस्टम देखा है, कल्चर देखा है। ना केवल गौरवशाली इतिहास है, बल्कि हमारी जमीन की, हमारी धरती की कुछ बात ही अलग है। वेलर शिवेलरी हमें विरासत में मिलती है। दोस्तों, राजस्थान ने न केवल वीरता बहादुरी में ही अपना इतिहास में नाम दर्ज किया, बल्कि हमारे यहाँ का राजस्थानी साहित्य भी अपने आप में एक अद्भुत विलक्षण साहित्य है। आप इसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैंने 12th में जब हिंदी लिटरेचर पढ़ा था तो हमें एक पेपर वहाँ पे राजस्थानी लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था, जिसमें मैं राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ता था। हाँ, फिलहाल मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में आ गया हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे दोस्त जो राजस्थान में हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आपके यहाँ पे जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज आती हैं जिसमें लिटरेचर का पोर्शन आता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब लिटरेचर का पोर्शन आता है तो ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इंग्लिश लिटरेचर का राजस्थान में अभी उतना अच्छा लेवल नहीं है। अगर हम कंपेयर करेंगे जयपुर यूनिवर्सिटीज़ या किशनगढ़ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, या जोधपुर यूनिवर्सिटीज़, या जो अजमेर की बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो नो डाउट वहाँ बहुत अच्छा है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ही साधारण स्मॉल टाउन से हैं, छोटे छोटे गाँवों से हैं, इग्नू के थ्रू पढ़ रहे हैं, नॉन कॉलेजिएट हैं, जॉब्स कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनका लिटरेचर से नाता बहुत दूर दूर तक नहीं होता, और उन्हें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जब वो अंग्रेजी व्याख्याता की तैयारी करते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। नाउ द मैसेज इज, मैं कभी आरपीएससी की चीज़ में नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं नेट और जेआरएफ के लेवल पे ही इंडिया लेवल क्राउड को हैंडल कर रहा था, इंडिया लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो राजस्थान से हैं। वो मुझसे लगातार कह रहे हैं कि सर, आरपीएससी की वैकेंसीज आने वाली हैं और फॉर्म्स फिल होने शुरू हो गए हैं, आप हमें गाइड कीजिए। इनफैक्ट उनमें से बहुत सारे बच्चे जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, वो भी मुझे कह रहे हैं कि सर, आरपीएससी में हमें गवर्नमेंट जॉब का एक चांस मिलता है और हम ये इस चांस को गंवाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये आपके साथ, आपकी देखरेख में पढ़ा जाए। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने एक सिलेबस जो है वो व्हाट्सएप पे मंगवाया था। मैं आपके सामने उस सिलेबस को रीड करूंगा, छोटी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, और आप क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में आपको सजेशन दूंगा। दो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं विनीत पांडे हूँ, आपके यहाँ से, राजस्थान से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। मैं 8 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, 2 बार जेआरएफ हूँ, 17 स्टेट्स का सेट क्वालिफाइड हूँ, टॉपर हूँ। इसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 3 साल पढ़ाया है, और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के अपना सारा ध्यान सिर्फ नेट जेआरएफ फील्ड में लगा दिया। दिल्ली के अंदर हम इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा क्राउड पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दिए हैं, और नेट के 5 टॉपर्स मेरी ही क्लासेस से हैं। सो हम बात करते हैं राजस्थान के आरपीएससी सिलेबस के बारे में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, इसमें सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ग्रामेटिकल पोर्शंस या बाकी जो जीके या जो बाकी ये पोर्शंस हैं, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट जिसमें मुझे महारत हासिल है भगवान की दया से, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने पार्ट ए दिया है, ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस। तो ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस में इन्होंने बोला है रेनेसां, जो कि आप जानते हैं कि एलिजाबेथन से थोड़ा सा पहले का समय है। फिर एलिजाबेथन्स, जेकोबियंस, जेकोबियंस के बाद इन्होंने बड़ा स्मार्टली रेस्टोरेशन को हटा दिया है और सीधा नियो क्लासिकल दिया है। तो जो स्टूडेंट्स अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जेकोबियन लिटरेचर पढ़ के जैसे ही आप नियो क्लासिकल पे जाएंगे, आप उस फ्लो को समझ ही नहीं पाएंगे कि रास्ते में प्यूरिटन्स कहाँ गए, केवेलियर्स कहाँ गए, रेस्टोरेशन कहाँ गया, और अचानक से आप उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इसकी भी एक आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। दूसरा जो है, नियो क्लासिकल्स के बाद इन्होंने फिर प्री रोमांटिक्स को हटा के सीधा रोमांटिक दे दिया है। देखिए, इसी तरह से पेपर सेट होंगे, बहुत स्मार्टली पेपर सेट होंगे। फिर रोमांटिक्स के बाद विक्टोरियंस है, मॉडर्न्स है, लेकिन इन्होंने पोस्ट मॉडर्न्स मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों, एक चीज देखिएगा, ब्रिटिश हिस्ट्री एजेस हम नेट के फील्ड में पढ़ाते हैं, हम गेट के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो जेएनयू डीयू पीएचडी एंट्रेंस के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। इन्होंने स्मार्टली क्या किया है, इन्होंने कुछ एजेस बीच में ओमिट कर दी हैं, उनको छोड़ दिया है, ताकि जब पेपर बनेगा तो कुछ क्वेश्चंस वहां से भी डाले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रिटिश हिस्ट्री कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी।
अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि इस जैकोबियन से जब हम नियो क्लासिकल तक जाते हैं तो बीच में गैप क्या है। यानी कि एक स्मार्ट स्टूडेंट उन सारी एजेस को पढ़ के जाएगा, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट जिसे लगेगा कि सिर्फ सिलेबस में मार्केट गाइड में जो दिया है उतना ही पढ़ो, वो पेपर में जाके बोलेगा कि पेपर बाहर से आया है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा पोर्शन देखिए, इन्होंने जो दूसरा पोर्शन दिया है पार्ट बी आपके सामने है। यहाँ पे पार्ट बी में इन्होंने मेंशन किया है अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अमेरिकन को तो इन्होंने अमेरिकन बोल के मेंशन कर दिया, क्या इन्होंने ये बताया है कि उस अमेरिकन के अंदर अमेरिकन में अफ्रो अमेरिकन वगैरह भी आएंगे। अभी इन्होंने बात की है, सब बताया है इन्होंने। लेकिन जब इन्होंने ये लाइन यूज की कि नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, नॉन ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन को छोड़ के कुछ भी, तो ब्रिटेन को छोड़ के तो नेपाल में भी इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है, बांग्लादेश के राइटर्स नेट के पेपर में आते हैं, श्रीलंका के राइटर्स नेट के पेपर में आते हैं, पाकिस्तान के राइटर्स जो कल मैं लाइव क्लास में पढ़ा भी रहा था, मोहसिन हामिद, हनीफ कुरैशी, आलमगीर हाशमी, इन सब पे नेट में क्वेश्चंस हैं। तो नॉन ब्रिटिश का मतलब आप सबको हर कंट्री का लिटरेचर देखना पड़ेगा, उनके फेमस राइटर्स देखने पड़ेंगे, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, ये सब देखना पड़ेगा। अब क्या आपके पास ये मार्केट गाइड बुक्स में बताते हैं आपको? नहीं। तो दूसरा स्मार्ट तरीका उनका यही है कि आपको यहां कंफ्यूज कर देंगे ताकि जो बहुत डिजर्विंग हो या बहुत ज्यादा जिसने नेट जेआरएफ का लेवल पढ़ा हो, अच्छे से क्लासेस लिए, ओनली वो क्वालिफाई कर पाए। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का डायरेक्ट एग्जाम है तो नो डाउट इसका स्टैंडर्ड टफ तो बनता है, आसान तो नहीं रहेगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम 16th सेंचुरी टू प्रेजेंट डे, बहुत स्मार्टली इन्होंने लिखा है 16th सेंचुरी टू प्रेजेंट डे। नॉर्मली अमेरिकन लिटरेचर 16th सेंचुरी से ही पढ़ा जाता है। जो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं लिटरेचर के, वो अमेरिकन लिटरेचर को जीरो से पढ़ते हैं, लेकिन एक एवरेज लेवल पे देखा जाए तो 16th सेंचुरी से ही पढ़ा जाता है। तो टेक्निकली इन्होंने बोला है कि कंप्लीट अमेरिकन लिटरेचर। आपसे कोई, अभी मैं आपसे वीडियो में सवाल पूछता हूं कि क्या आप किसी अभी प्रेजेंट पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन राइटर को जानते हैं? 99% आप नहीं जानते। पोस्ट मॉडर्न जो अभी एट कंटेम्प्रेरी टाइम पे कोई अमेरिकन राइटर आपको शायद ही याद होगा। इन्होंने क्या लिखा है? प्रेजेंट डे। आज के समय अमेरिका में बहुत राइटर्स हैं, बहुत राइटर्स हैं। तो अगर वो टफ क्वेश्चन बनाने पे आएंगे तो वो टॉप 10 जो फेमस राइटर्स हैं अमेरिका के एट प्रेजेंट, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। देखिए इसके बाद अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। अगर आप एक प्रॉपर क्लास में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अफ्रीकन अमेरिकन का रिलेशन समझाया जाएगा, तब जाके आपको अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। आप डायरेक्ट अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर ढूंढ सकते हैं गूगल पे, आपको बहुत सारे राइटर्स मिलेंगे, पर आपको ये कोई नहीं समझाएगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ब्लैक सिविल कोड क्या था, कौन कौन सी जो मूवमेंट्स थी, जो नेग्रिट्यूड मूवमेंट है वो क्या था, हार्लेम रेनेसां क्या था, ऐसा क्या हुआ कि अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर अफ्रीकन लिटरेचर से थोड़ा डिफरेंट है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको एक प्रॉपर क्लास की जरूरत पड़ेगी। फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया है अफ्रीकन लिटरेचर। दोस्तों अफ्रीकन लिटरेचर बोलने में अफ्रीकन लिटरेचर होता है, लेकिन वहां पे अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं। वहां पे आपको कोंगो, नाइजीरिया, सूडान, मलक्का, इन सब के चार्ट्स, सूडान, चार्ट, मलक्का जो एरियाज है, इन सब का लिटरेचर आएगा। जिम्बाब्वे का लिटरेचर आएगा, उरुग्वे का लिटरेचर है। और ये फेमस राइटर्स हैं, आप जानते होंगे थियोंगो जो है वो नाइजीरिया से है, कोई केन्या से है, आपको सारे राइटर्स देखने पड़ जाएंगे। यानी कि अफ्रीकन लिटरेचर अराउंड 47 to 50 राइटर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मैं आपको ये कैमरे पे बोल रहा हूँ, ये 20 से 25 राइटर्स तो ऐसे हैं जो आने ही चाहिए आपको, चाहे वो चिमामंदा अदिची हो, चाहे थियोंगो है, चाहे आप किसी भी फेमस राइटर एचबी की बात करें, बेन ओगरी की बात करें, या आप और बहुत सारे राइटर्स हैं, नूरुद्दीन फरहा टाइप, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है न्यू लिटरेचर, और यहां पे इन्होंने आपके साथ एक गेम खेला है। न्यू लिटरेचर में इन्होंने कैरेबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन मेंशन किया है। इन्होंने कैरेबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन मेंशन किया है। ये इसको डायरेक्टली भी सम अप कर सकते थे कि आपको वो लिटरेचर भी पढ़ना है जो इनसे रिलेटेड है और पोस्ट कॉलोनियल का भी पार्ट आता है, लेकिन इन्होंने मेंशन किया कि आप कैरेबियन जरूर पढ़ के जाएं। नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बन रहे हैं आजकल जो अफ्रीकन अमेरिकन से रिलेटेड हैं, वो कैरेबियन से बन जाते हैं। आपको जीन रीज पढ़ना पड़ेगा, डेरेक वॉलकॉट पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे राइटर्स की आपको मैं लिस्ट दे दूंगा। कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस हमेशा से एग्जाम में आते हैं,
वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है, आपको ये देखना पड़ेगा। आप टॉप 10 कैनेडियन राइटर्स, टॉप 10 ऑस्ट्रेलियन राइटर्स पढ़ सकते हैं। मेरे पास इन सब पे सेपरेट लेक्चर्स बने हुए हैं, सारे राइटर्स, उनकी क्या फेमस बुक्स हैं, उन बुक्स में कंटेंट क्या है, कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ बना है। और दोस्तों ये दुखद भी है कि ये आपको गाइड बुक्स में मार्केट में नहीं मिलेगा कि आपको कोई कैनेडियन पढ़ाए, कोई ऑस्ट्रेलियन पढ़ाए। आप खुद चेक भी कीजिएगा, आप सिर्फ मेरी बातों पे मत जाइएगा, मार्केट से गाइड बुक लीजिएगा आरपीएससी की, चेक कीजिएगा। पार्ट सी, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब ये इन्होंने सबसे टफ पोर्शन कैसे दिया। नॉर्मली इंडियन लिटरेचर लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे तुरुदत्त पढ़ेंगे, कमला दास पढ़ेंगे, सरोजिनी नायडू पढ़ेंगे, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, सब पढ़ेंगे आप। इन्होंने कहा है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये सेक्शन है, इसका मतलब ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे जो प्रीफेस है कांथापुरा में, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अब इन्होंने इसके अंदर पॉइंट्स दिए हैं। कॉलोनियल राइटिंग्स, कितने लोगों को पता है कि कॉलोनियल राइटिंग्स का मतलब क्या है? द राइटिंग्स बिफोर 1947, 1947 से पहले कितने राइटर्स जो क्या क्या लिख रहे थे, वो सारे राइटर्स आएंगे, उसमें औरोबिंदो भी आएंगे। द ग्रेट फिलोसॉफिकल एपिक सावित्री 1946 का पब्लिकेशन है। शरद चंद्र चटर्जी का देवदास जो 1917 में पब्लिश हुआ था, या आर एन टैगोर की जो फेमस बुक्स हैं गीतांजलि, जिनके लिए उनको नोबेल अवार्ड मिला, ये सब आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अ शीफ ग्लीम्ड इन फ्रेंच फील्ड्स किसे कहा जाता है, या कौन सी राइटर इंडिया की ऐसी है जो कॉलोनियल टाइम की है और जॉन कीट्स से कंपेयर्ड है। आप चिंता मत कीजिएगा, ये मेरे पास सब कुछ एज इट इज बना बनाया मिल जाएगा। अब इन्होंने स्मार्टली बोला है पोस्ट कॉलोनियल इंडियन राइटिंग्स, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। पोस्ट कॉलोनियल इंडियन राइटिंग्स में बहुत ज्यादा काम कोई करता नहीं है, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से कोई पढ़ता नहीं इतना। जो लोग एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो जरूर इन चीज़ों के डेप्थ में जाते हैं, वो जरूर इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सारे राइटर्स देखने पड़ेंगे, चाहे आप उसके अंदर मंजू कपूर डालमिया को पढ़ें, मीना अलेक्जेंडर को पढ़ें, अखिल शर्मा को पढ़ें, सुजाता भट्ट को पढ़ें, वंदना सिवा को पढ़ें। मैं जानता हूँ ये सारे नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये सब कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। दलित लिटरेचर, मेरे जितने नेट के स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते हैं दलित लिटरेचर में डिटेल में पढ़ाता हूँ। इवन जब कोरोना की वजह से मैंने फ्री क्लासेस शुरू की थी नेट जीआरएफ की, तब भी मैंने दलित लिटरेचर में पूरा लेक्चर दिया था। दलित पैंथर मूवमेंट बताया था, DS4 मूवमेंट बताया था, दलित सोशलिस्ट संघर्ष समाज समिति के बारे में डिटेल में बताया था। फर्स्ट दलित राइटर कौन था, दलित बुक कौन सी थी, वो बताया था आपको। बहुत सारे फेमस राइटर्स, दलित फेमिनिस्ट राइटर्स, उनके नाम बताए थे। और आपको ये भी बताया था कि उनका एक नारा था, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। यानी इतना डिटेल में शिद्दत से पढ़ाया उसको कि आपको जब वो लेक्चर मिलेगा तो आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने बोला है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्योंकि इंडियन के सेक्शन में, तो इंडियन डायस्पोरा दोस्तों बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि डायस्पोरा क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये चीज, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप मर्जी से या फोर्स्ड करने की वजह से, बिना मर्जी के आपको किसी दूसरी कंट्री में ले जाया गया, आपको अमेरिका में रख दिया गया, आपको ब्रिटेन में रख दिया गया। अब आप अमेरिका में रहते हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंडियन लाइफ याद आती है, नॉस्टैल्जिया फील होता है, और आप अमेरिका में बैठ के इंडियन कल्चर, इंडियन लाइफ, इंडियन चीज़ों पे बुक्स लिखते हैं, उसे डायस्पोरा लिटरेचर कहते हैं। इस मामले में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। नेट में हम वर्ल्ड डायस्पोरा पढ़ाते हैं, हम VS नायपॉल पढ़ाते हैं, मिशेल ओंडेटजी पढ़ाते हैं, जो श्रीलंकन कैनेडियन राइटर है या त्रिनिदादियन इंडियन राइटर है, इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपको इंडियन डायस्पोरा पे भी कंप्लीट लेक्चर आपको बिना बनाए मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन किया तो आपको आना चाहिए। अगर उन्होंने सीधा पूछा कि आउट ऑफ दीज 4 बुक्स विच बुक हैज बीन रिटन बाय वंदना शिवा, अब आपने नाम ही नहीं सुना वंदना शिवा का, तो आप कैसे करेंगे? तो इस चीज को मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, दिमाग को अटेंटिव रखना पड़ता है, फोकस और मेमोरी बहुत जरूरी है। 75 मार्क्स को आपको दे रहे हैं ये, 75 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स है, ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इट्स अ प्लस पॉइंट, नो नेगेटिव मार्किंग। सो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल कर देता हूँ राजस्थानी में। तो मैं थारा सामने बैठ के जिका सिलेबस की बात करी है, और सिलेबस तो खतरनाक को नहीं, मैं पढ़ाई करूँ, मेरी आदत है, ते टेंशन ना लो ना। थाने में एक बात सजेस्ट करूँ, जैसे कोशिश करो मेरे साथ पढ़नगी तो हमारो बैच चलन लग रहा है, नयो बैच स्टार्ट होने लग रहा है 25 दिसंबर। मैं पढ़ाऊंगा नेट गो लेवल,
नेट के लेवल में सारी चीज़ा कंप्लीट हो जाएगी, थाने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत को नहीं। सागे जना थारो एग्ज़ाम डिक्लेयर होगो, मैं पर्टिकुलर लाइव क्लास करूँगा, जिकी लाइव क्लास करे करूँ मैं थाने देख सको मेरे यूट्यूब चैनल पर बाकी लाइव क्लास थारा सारा सवाल, थारा जिका भी क्वेश्चन है मैं सारा आंसर करूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपका जिका भाई है, आपकी जिकी बेड़ाट है, मैं सारी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर ले। सो विद दिस मैसेज आई विनीत पांडे here servicing, paying my services to all my Rajasthani brothers and sisters. May God bless you. Contact me on given numbers to join the batch. Talk to my team members, talk to my assistants, talk to my friends. They will help you to how to join and to learn literature, to qualify and to get a government job. I am here to serve you. So with this message, I want to say Jai Jai Rajasthan.